स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का जो होम साइंस पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारा जो 2024 का जो PYQ हम लोग पढ़ रहे हैं 2023 कंप्लीट है। तो ये 2024 का हम लोग 1 से 55 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 56 से लेकर के 70 तक पढ़ेंगे। तो आज हमारा 2024 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये समाप्त हो जाएगा इसका। उसके बाद वेरी शॉर्ट और लॉन्ग बचेगा जिसको हम लोग 2 या 3 वीडियो में, इसके बाद 2 या 3 वीडियो में ये 2024 भी हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो बचा हुआ है PYQ उसको करेंगे। PYQ का मॉडल सेट भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। इसको आप लेक्चर को कंटिन्यू आप सुनते रहेंगे और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्रतिदिन सब्सक्राइबर्स बढ़ना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के बीच में आप शेयर कीजिए, निश्चित रूप से आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो हमारा 55 तक हो गया है 2024 का होम साइंस। ये आ गया आपका 56। आज हम लोग यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित, पेन को चेंज कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दे रहा है। प्राकृतिक फाइबर की बात हो रही है। फाइबर का मतलब होता है रेशा। रेशा से हम लोग जानते हैं कि कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसका पतला वाला जो आप पार्ट देखते हैं जिसको बुना जाता है उसी को फाइबर कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के फाइबर होते हैं। एक प्राकृतिक फाइबर होते हैं जिसको हम प्राकृतिक रूप से उसको उपजा सकते हैं, और एक कृत्रिम फाइबर होते हैं जिसमें हम कई प्रकार के फाइबर को मिला करके और हम उस रेशा को कह सकते हैं कि उद्योग वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में हम रेशा को अगर बनाते हैं कई प्रकार के फाइबर को मिला करके या केमिकल वगैरह को मिला करके, तो वैसे फाइबर को हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर या कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम रेशा उसको कहेंगे। लेकिन ये प्राकृतिक फाइबर की बात हो रही है, यानी जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं, जिसकी हम खेती कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए प्राकृतिक फाइबर हम कौन नहीं है? तो यहाँ देखिए टेरिलिन, जूट जानते हैं कि ये जूट को हम लोग पटसन या पटुआ भी कहते हैं। तो जूट जो है, जूट की खेती की जाती है। रेशम, ये भी प्राकृतिक तरीके से इसका उत्पादन किया जाता है। रेशम के कीड़े को पाला जाता है। ऊन, ये भी हमें भेड़ से प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक रूप से हमें जूट, ऊन और रेशम प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक फाइबर कौन नहीं है? टेरिलिन नहीं है क्योंकि टेरिलिन को हम प्राकृतिक तरीके से टेरिलिन जो फाइबर है उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसको इंडस्ट्री वगैरह में ही आप उस रेशे को बना सकते हैं। तो हमारा इसमें सही आंसर हो गया टेरिलिन। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर? कौन सा इसमें से नेचुरल फाइबर नहीं है? वे फाइबर जो नेचुरल तरीके से जिसका प्रोडक्शन किया जाता है उसे नेचुरल फाइबर हम कहते हैं, और जिसे हम मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर, वैसे फाइबर को कहते हैं जिसका प्रोडक्शन हम क्या करते हैं? कृत्रिम तरीके से इंडस्ट्री में करते हैं, उद्योग में करते हैं। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कि जूट जो है, जूट का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इसकी खेती की जाती है। सिल्क, ये रेशम के कीड़े से तैयार होता है और रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है। तो ये भी नेचुरल तरीका है। इससे भी जो फाइबर है प्राप्त होता है उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। और ऊल, भेड़ वगैरह से जो ऊन प्राप्त होता है तो ये भी प्राकृतिक तरीका है। लेकिन ये टेरिलिन जो है, टेरिलिन आपको ये क्या है? टेरिलिन आपका मैन मेड फाइबर है या आर्टिफिशियल फाइबर है। इसकी हम खेती नहीं कर सकते हैं या कोई नेचुरल
तरीका से हम टेरिलिन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, तो नॉट जहाँ आ गया तो हमारा टेरिलिन आंसर हो गया। तो इस तरह से 56 जो क्वेश्चन है इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग चलते अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है? भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है? तो आप अगर देखिएगा तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें बहुत अधिक प्राकृतिक दोहन करना पड़ता है। प्राकृतिक जो भी हमारा पेड़ पौधे हैं या फिर भी जो भी हम जनसंख्या बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, इस प्रकृति का ही तो दोहन करेंगे अपने जीविका के लिए। हम अपने मिट्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत ज़्यादा मिट्टी का बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग करेंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों का उपयोग करेंगे, पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो इनसे क्या होगी कि एक समस्या खड़ा होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम लोग प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद बहुत सारे जो वेस्ट प्राप्त होंगे तो वो वेस्ट क्या करेगा, वो वेस्ट प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करेगा, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करेगा और इसके वजह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है। प्रदूषण, जब बढ़ती हुई जनसंख्या होगी तो फिर उसकी सुख सुविधा के लिए लोग अनेक प्रकार के क्या करेंगे कि तौर तरीके को, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाएंगे। जैसे आज के समय में आप देखिए तो भारी मात्रा में कल कारखाने स्थापित हो रहे हैं, आपको मोटर गाड़ियां वगैरह उसका उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखिए तो उन सब से क्या हो रहा है, भारी मात्रा में जो वेस्ट है, जो कह सकते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वह वायुमंडल में आपको शामिल हो रहा है, हवा में शामिल हो रहा है, मिट्टी में भी शामिल हो रहा है और जल में भी उसको सीवरेज के रूप में बहाया जा रहा है। तो जल प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, सॉइल यानी मिट्टी का भी प्रदूषण हो रहा है और ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। तो इससे भी क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। तो ये भी एक कारण है। और देखिए संक्रामक रोग, अगर आपको संक्रामक रोग हो जाए यानी छुआछूत की जो बीमारी होती है, ऐसी कुछ बीमारी है जैसे डायरिया वगैरह हो गया, या फिर आपको कह सकते हैं कि अमीबी पेचिस हो गया, या उसके बाद फिर आपको और भी संक्रामक रोग है जैसे मलेरिया हो गया, उसके बाद आपको टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया। अभी हाल फिलहाल में सबसे खतरनाक जो संक्रामक बीमारी आई थी कोविड-19 कोरोना। तो ये सब संक्रामक रोग है जो एक शरीर से दूसरे शरीर की तरफ क्या होता है, फैलता है, और मच्छरों से भी फैलता है, जल के द्वारा भी फैलता है, वायु के द्वारा भी फैलता है। तो इस तरह से ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से या एक कह सकते हैं कि एक रोगी से दूसरे रोगी की तरफ फैलता है, तो वैसे रोग को अब संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है। तो इस तरह से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और संक्रामक रोग, ये सभी के सभी जो है स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है। तो इनमें से सभी यानी डी ऑप्शन पर हम टिक लगा लेंगे। अब इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ द रीजन फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया? भारत में हेल्थ प्रॉब्लम्स के क्या कारण है? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये भी एक कारण है, हम लोग ऊपर समझ लिए इसको। पॉल्यूशन, प्रदूषण, इसमें आपको सॉइल पॉल्यूशन आ गया, मिट्टी का प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन आ गया, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन आ गया आपको, जल प्रदूषण, और साउंड पॉल्यूशन आ गया, ध्वनि प्रदूषण। तो कई प्रकार के पॉल्यूशन है, इसके वजह से भी हमारे इंडिया में हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, ये एक रीज़न है। उसके बाद इन्फेक्शस डिजीज यानी संक्रामक रोग,
यानी एक रोगी से दूसरे स्वस्थ जीवधारी में पहुंचने वाला जो रोग होता है उसे हम इन्फेक्शस डिजीज कहते हैं। तो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और इन्फेक्शस डिजीज, ये सभी के सभी जो है ये हेल्थ प्रॉब्लम्स के रीजन है इंडिया में। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है? अब देखिए जल प्रदूषण को देखिए तो जल में रहने वाले जो जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद जल प्रदूषण से मनुष्य को भी नुकसान पहुंचता है। उसके बाद जो खेती है उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। तो जलीय जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, इन सभी को जल प्रदूषण से क्या होता है? नुकसान होता है। तो जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है? तो जलीय जीव के लिए भी हानिकारक होता है, मनुष्य के लिए भी हानिकारक होता है और कृषि यानी खेती के लिए भी हानिकारक होता है। यह हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती है और हमारे मिट्टी को क्या करती है? जहरीला बना देती है। तो इनमें से सभी यानी ये सभी के सभी आपको क्या है? ये जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है? तो इन सभी के लिए हानिकारक है, जलीय जीव के लिए भी, मनुष्य के लिए और खेती के लिए भी। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो गया। वाटर पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर, वाटर पॉल्यूशन किसके लिए हार्मफुल है? तो जो एक्वेटिक क्रिएचर है, जलीय जीव है। उसके बाद ह्यूमन, मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। उसके बाद कृषि, एग्रीकल्चर के लिए भी हार्मफुल है ये। तो इस तरह से एक्वेटिक क्रिएचर हो या ह्यूमन हो या एग्रीकल्चर हो, इन सभी के लिए वाटर पॉल्यूशन हार्मफुल होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ है। एफपीओ मार्क यानी आप बाज़ार से खाने पीने की अगर किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो उस पर एक लेबल लगा होता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्वालिटी है कि किस लेवल का क्वालिटी है, इससे संबंधित उस पर एक मार्क लगा होता है जिसको हम फूड क्या कहते हैं? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कहते हैं। इसको फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कहते हैं। एफपीओ का फुल फॉर्म होगा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। एफपीओ का ये फुल फॉर्म होगा। तो इस तरह से अगर देखिए तो इससे साफ क्लियर है कि फ्रूट का मतलब होता है फल। यानी वैसे सभी खाद्य पदार्थ जो आपको मार्केट में मिलते हैं, अगर वो किसी न किसी फल से बनाए जाते हैं तो उस पर अगर एफपीओ मार्क अगर लगा हुआ है तभी आप उसको खरीदिए, क्योंकि वह उसके क्वालिटी को दिखाता है कि ये एफपीओ का मतलब हो गया कि ये जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है इसका लेबल लगा हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि इसकी जो गुणवत्ता है वो सही है, ये पूरी तरह से वेरीफाइड है। तो इस तरह से एफपीओ, जैसे आप सोना वगैरह खरीदने जाते हैं तो वह हॉल मार्क वगैरह का आपको उस पर क्या रहता है? हॉल मार्क सोना खरीदने का आपको सलाह दिया जाता है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो उसी तरह से फलों से बनने वाले जो खाद्य पदार्थ है, जो फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं, उनमें यदि एफपीओ का अगर मार्क लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है, यदि आप उस निशान वाले फ्रूट प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हैं तो फिर उसके गुणवत्ता पर शक की गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से जैम भी फ्रूट से बनाए जाते हैं, जेली भी आपको फ्रूट से बनाए जाते हैं, अचार भी आपको फ्रूट से बनाए जाते हैं, जैसे आम हो गया, उसके बाद आंवला हो गया, तो इन सब के अचार बनाए जाते हैं। तो ये सब जैम हो, अचार हो या जेली हो, तो ये सभी के सभी आपको फ्रूट से बनाए जाते हैं। तो इन सभी पर अगर आपको एफपीओ मार्क का निशान है तो आप उसको ले सकते हैं मार्केट से।
उसके बाद देखिए डैश इज ए FPO मार्क्ड फूड आइटम। तो ये जैम है, इस पर भी FPO को आप देख लीजिए कि इसका मार्क निशान है कि नहीं। जेली अगर खरीदने जाते हैं तो उस पर भी आप देख लीजिए, और पिकल अचार खरीदने जाते हैं तो उस पर भी आप देख लीजिए कि उसके डब्बे पर आपको FPO का मार्क है कि नहीं। अगर मार्क है तो फिर वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, वह पूरी तरह से जांचा परखा गया, आप उसको खरीद सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से ऑल ऑफ दिस, यानी कोई भी जो फ्रूट प्रोडक्ट है ऊपर FPO का आपको मार्क रहता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 59 क्लियर हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व निम्न में से कौन है? तो देखिए अगर देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा फैट, इससे हमारे मांसपेशियों का विकास होता है, विटामिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एंटीबायोटिक्स पावर को बढ़ाता है यदि हम अपने भोजन में विटामिन्स को शामिल करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो या विटामिन हो, ये सभी के सभी सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, यानी कौन सा पोषक तत्व है जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है? तो कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके बाद फैट भी है। ये कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, फैट जो है ये मसल डेवलप इससे होता है। उसके बाद जो विटामिन्स है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है विटामिन, यानी एंटीबायोटिक्स पावर बढ़ाता है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो या विटामिन हो, ये सभी के सभी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है हमारे लिए, सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो ऑल ऑफ दीज पर हम लोग सही का निशान लगा लेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के तरफ। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अब देखिए यहाँ पर मांस, मछली एवं अंडा, सब्जियाँ, चावल, इनमें से सभी, इसमें सर्वोत्तम स्रोत कह रहा। सर्वोत्तम का मतलब हो गया द बेस्ट सोर्स, यानी सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का क्या है? तो हम जानते हैं कि अगर हम सब्जियां वगैरह खाते हैं तो सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होती है? हमें विटामिन्स और खनिज लवण प्राप्त होते हैं सब्जियों से, और चावल से हमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो फिर प्रोटीन की अगर बात आ रही है तो जो भी आपको मांसाहारी खाद्य पदार्थ है तो उनसे हमें प्रोटीन आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो इस तरह से प्रोटीन का अगर द बेस्ट सोर्स अगर कहा जाए तो वो आपको हम कह सकते हैं कि जो आपका नॉन वेज खाना है, यानी मांस, मछली और अंडा है, इससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और अगर आप देखिए कि शाकाहारी अगर कोई व्यक्ति है तो उसको प्रोटीन किससे मिलेगा? तो आप उसके लिए द बेस्ट सोर्स अगर कहिएगा तो सोयाबीन होता है। अगर कोई व्यक्ति मांस, मछली वगैरह नहीं खाने वाला है तो वो उसके बदले में सोयाबीन को खा सकता है। सोयाबीन को खाने से ये मांस, मछलियों से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन है उसकी जो मात्रा है उसकी आपूर्ति हमें हो जाती है। तो सोयाबीन आपको शाकाहारी स्रोत है और मांस, मछली और अंडा जो है प्रोटीन का सर्वोत्तम मांसाहारी स्रोत है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर मांस, मछली एवं अंडा हो गया। मांस, मछली एवं अंडा हो गया, ये वाला सही आंसर हो गया। उसके बाद इंग्लिश वर्जन देखिए, डैश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, मीट, फिश एंड एग, ये सही आंसर हो गया, इस पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 के तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? परिरक्षक पदार्थ किसको कहा जाता है? आप किसी खाद्य पदार्थ को
आप लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं कि वह सुरक्षित रहे, तो उसके लिए आप जिस सुरक्षित रखने के लिए खाद्य पदार्थों को लंबा समय तक सुरक्षित रखने के लिए आप जिन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन पदार्थों को परिरक्षक पदार्थ कहा जाता है। तो इस तरह से आप अगर सिरका डाल दीजिए सब्जी वगैरह में, तो वो थोड़ा और समय तक आपको सुरक्षित रहेगा। तेल आप देखते हैं कि मछली वगैरह को लोग तल कर रख देते हैं, एग वगैरह को तल कर रख देते हैं तेल में, तो क्या होता है कि वह कई दिनों तक सुरक्षित हो जाता है। तो ये तेल और सिरका ये सब क्या है, आपको मांस मछलियों का परिरक्षक पदार्थ है। उसके बाद नमक, अब देखिए अचार वगैरह आप रखते हैं, तो अचार में नमक वगैरह आप डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सड़ नहीं पाता है, वो लंबे समय तक आपका अचार जो है इस नमक के कारण प्रिजर्व रहता है, और तेल तो रहता ही है। तो इस तरह से सिरका, तेल और नमक, इन सब पदार्थों का उपयोग करके हम अपने खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसको हम सड़ने से थोड़ा लंबे समय तक बचा सकते हैं। तो ये इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सभी का यूज करते हैं हम लोग, सिरका का भी, तेल का भी, नमक का भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, इसी परिरक्षक पदार्थ को प्रिजर्वेटिव हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो विनेगर, विनेगर यानी सिरका का यूज कर सकते हैं। ऑयल, तेल का हम यूज कर सकते हैं। साल्ट, नमक का यूज कर सकते हैं। तो विनेगर, ऑयल एंड सिरका ऑल आर द प्रिजर्वेटिव्स, ये सभी प्रिजर्वेटिव है, और इसका यूज किया जाता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए। तो इस तरह से ऑल ऑफ दिस पर हम टिक लगा लेंगे सही का। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 63 के तरफ। निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? कुपोषण का प्रकार, कुपोषण के प्रकार को अगर हम देखें तो कुपोषण का अर्थ होता है कि किसी को देखिएगा कि खाने का प्रॉब्लम होता है, और किसी के पास खाने का आपको क्या होता है कि इतना पर्याप्त मात्रा में उसको उपलब्ध होता है खाने पीने की चीज़ें कि वह अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक खा लेता है। तो अधिक खा लेते हैं तो भी आपके शरीर का सही से पोषण नहीं होगा, और कम खाते हैं तो उस स्थिति में तो आपके शरीर का समुचित विकास नहीं होगा। तो किसी का ओवर डेवलपमेंट हो जाता है और किसी का लेस डेवलपमेंट हो जाता है, कम विकास हो जाता है। तो इस तरह से अल्प पोषण हो या अति पोषण हो, यानी कम अगर आपको पोषण हो रहा है तो भी आपको कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, और अति पोषण यानी बहुत हैवी डाइट अगर आप ले रहे हैं तो भी आप में क्या होगा, तब भी आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा, यानी अल्प पोषण भी कुपोषण का एक प्रकार है और अति पोषण भी कुपोषण का एक प्रकार है। तो हमारा आंसर सी सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन यानी कह सकते हैं कि कुपोषण। तो अंडर न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषण, ओवर न्यूट्रिशन यानी आवश्यकता से अधिक पोषण, ये दोनों ए एंड बी बोथ जो है, बोथ ए एंड बी ये दोनों जो है आपको माल न्यूट्रिशन का क्या है, एक प्रकार है। अंडर न्यूट्रिशन भी और ओवर न्यूट्रिशन भी, अल्प पोषण भी और अति पोषण भी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के तरफ। निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है? निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है? बुढ़ापे के दौरान आर्थिक सुरक्षा, बचत का तो ये लाभ है। अगर आप बचत करते हैं तो ये फायदे तो आपको मिलेंगे कि बुढ़ापे के दौरान आपको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, तो बचत का ये लाभ है। बचत का लाभ क्या नहीं है सो बताना। देखिए, सेवानिवृत्ति के दौरान आर्थिक सुरक्षा, यदि आप नौकरी पेशा में है और आपकी यदि सेवानिवृत्ति हो जाती है यानी रिटायर कर जाते हैं, तो उसके दौरान भी आर्थिक सुरक्षा आपको मिलेगी यदि आप बचत करके चल रहे हैं। तो रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद सहायता, अगर आपके घर में कोई कमाने वाले व्यक्ति है और यदि उसकी मृत्यु हो जाए और
पहले से अगर पैसे सेव है, बचत किया हुआ है, तो फिर इसमें भी आपको सहायता मिलेगी। लेकिन आपातकालीन ज़रूरतों की पूर्ति, अगर आपको इमरजेंसी कोई ज़रूरत आ जाए तो इसकी अगर पूर्ति आपको, ये जो है बचत का लाभ नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी आ जाएगा तो फिर बचत का सारा पैसा तो आपका उसी में बर्बाद हो जाएगा। तो आपातकालीन ज़रूरतों की पूर्ति जो है, क्योंकि इसके लिए तो आपने प्लानिंग किया नहीं था कि हमको एक्सीडेंटल, अगर अब मान लीजिए कि जितना आपने बचत किया और आपातकाल में उस सारा का सारा खर्च हो जाए, तो फिर आपको सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद भी आपको सहायता नहीं मिल पाएगी। बुढ़ापे के दौरान भी आर्थिक आपको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। तो ये नहीं है, निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है? तो आपातकालीन ज़रूरतों की पूर्ति, इसको आप बी को आप सही कर लेंगे। इंग्लिश वर्जन देखिए इसका, एक ऑप्शन नीचे है इसका, देख लेते हैं यहाँ पर। Which of the following is not an advantage of saving for future? फ्यूचर के लिए यदि आप सेविंग करते हैं तो उसका एडवांटेज निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा, ये तो होता ही है फायदा सेविंग से, बचत से ये तो एडवांटेज हमको मिलता है, ये तो सेविंग ऑफ एडवांटेज है। फुलफिलमेंट ऑफ इमरजेंसी नीड्स, ये नहीं होगा, इमरजेंसी नीड का फुलफिलमेंट आपका नहीं होगा, तो ये कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेविंग फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए बचत के फायदे कौन से नहीं है? तो ये फायदे नहीं है कि आप यदि इमरजेंसी नीड्स का फुलफिलमेंट करते हैं तो फिर आपको उस सेविंग से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बाकी तीन जो देख रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ड्यूरिंग रिटायरमेंट, ये मिलेगा सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा। उसके बाद असिस्टेंस आफ्टर द डेथ ऑफ ब्रेड विनर, रोटी कमाने वाले की मृत्यु हो जाए उसके बाद भी आपको सेविंग से सहायता मिलेगी। लेकिन इमरजेंसी नीड को अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर सारे पैसे समाप्त हो जाएंगे और ये तीनों में आपको कोई सेफ्टी नहीं मिलेगा। तो ये बचत का एडवांटेज नहीं है, फुलफिलमेंट ऑफ इमरजेंसी नीड्स। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो अगर देखा जाए तो भोजन के पाचन में कौन सहायता करेगा? हार्मोन, पानी, खून, पाचक रस। तो ये पाचक रस ही आपको, डाइजेस्टिव जूस जो होता है, पाचक रस होता है, यही भोजन के पाचन में सहायता करता है। भोजन के पाचन में पाचक रस सहायता करता है, ये हमारा बी ऑप्शन सही है। इंग्लिश वर्जन इसका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से कौन सहायता करता है? तो जो डाइजेस्टिव जूस है, पाचक रस है, वो सहायता करता है। उसके बाद 66 देखिए, शुक्राणुओं का निर्माण होता है स्पर्म्स, यानी आप जानते हैं कि मेल में क्या होता है कि मेल में यानी पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं, मेल में आपको स्पर्म बनते हैं। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है, यानी इसी को हम अंडकोश भी कहते हैं, अंडकोश भी कहते हैं। तो यहीं पर पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण में को टिक लगा लीजिएगा। इंग्लिश वर्जन देखिए इसका, स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस, टेस्टिस यानी स्पर्म जो है ये मेल्स में आपको क्या होता है, ये बनता है, और टेस्टिस यानी इसको हम वृषण कहते हैं, या और अगर आप थोड़ा अदर भाषा में देखिए तो इसी को हम अंडकोश कहते हैं। ये पुरुषों का ये ऑर्गन है और इसी में स्पर्म बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 को देखिए आप। गर्भाशय का आकार कैसा होता है?
तो गर्भाशय यानी यूटेरस, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो ये उल्टी नाशपाती की तरह इसका आकार होता है, ये नाशपाती की तरह होता है। और ये कैसी नाशपाती? नाशपाती आप लोग मार्केट में देखते हैं तो उल्टी नाशपाती। तो इस तरह से इसका सही आंसर हमारा 67 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उल्टी नाशपाती के जैसा होता है। और यदि आप देखा जाए तो ये आपको 7 से 8 सेंटीमीटर आपका ये लंबा होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है गर्भाशय का आकार। और वो अपने आवश्यकता के हिसाब से वो बैलून की तरह क्या होता है? फैलता है। तो गर्भाशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती की तरह होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द यूटेरस? यूटेरस लाइक, यूटेरस का आपको पियर शेप्ड होता है, पियर शेप्ड यानी नाशपाती की तरह इसका आकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 68 को देखिए आप। इसमें 70 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ के समाप्त करेंगे। निम्न में से कौन स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित है? स्वर यंत्र यानी ये जो गला है जहाँ से हमारा स्वर निकलता है, और जो श्वास नली है, ये श्वास नली जो नाक से शुरू होता है, तो इस दोनों के बीच में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तो इस दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि नहीं होगा, ये थायराइड ग्रंथि होती है, ये गले के पास। यानी हमारा जो ट्यून्स निकलता है और जो श्वास नली होता है, दोनों के बीच थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। उसके बाद इंग्लिश वर्जन इसका देखिए। Which of the following is located between the larynx and the windpipe? यानी श्वास नली और लैरिंग्स में स्वर यंत्र, दोनों के बीच थायराइड ग्लैंड स्थित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 को आप देखिए। सॉस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? सॉस वगैरह हम लोग क्या करते हैं कि टोमेटो सॉस और क्या क्या सॉस होता है जो हम लोग बना करके खाते हैं। तो सॉस को बनाने के लिए हम लोग अगर देखें तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रासायनिक परिरक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक परिरक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है सॉस बनाने में। आहार संरक्षण की ये विधि है। और आहार संरक्षण की विधि का मतलब है कि आहार हमारा किस तरह से सुरक्षित रहे, सॉस हमारा लंबे समय तक किस तरह से सुरक्षित रहे। तो इसके लिए हमें रासायनिक प्रक्रियाओं का सहायता लिया जाता है, यानी रासायनिक परिरक्षण विधि की सहायता से इसका प्रयोग करके हम सॉस बनाते हैं। और ये रासायनिक परिरक्षण आहार संरक्षण की एक विधि है। विच मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज यूज्ड इन मेकिंग ए सॉस? तो ये केमिकल प्रिजर्वेशन, रासायनिक परिरक्षण विधि। उसके बाद आज का क्वेश्चन नंबर 70 जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये 70 के बाद आपका वेरी शॉर्ट स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन बी में हम लोग अगले दिन से पढ़ेंगे। वस्त्र आवश्यक है, कपड़े क्यों आवश्यक है? शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए। शरीर को आवरण का मतलब है शरीर को ढकने के लिए, सही है। शरीर को गर्म रखने हेतु, ये भी सही है। कपड़े पहनते हैं तो हमारा शरीर गर्म रहता है। सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, यदि हम कपड़े नहीं पहने तो फिर सामाजिक प्रतिष्ठा भी हमें नहीं मिलेगी, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी, ये सभी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 2024 का हम लोग एनुअल एग्जाम का ये क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लोथिंग इज एसेंशियल फॉर, कपड़े पहनना क्यों आवश्यक है? प्रोवाइडिंग कवर फॉर द बॉडी, शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए, शरीर को ढकने के लिए। कीपिंग द बॉडी वार्म, शरीर को गर्म रखने के लिए।
सोशल प्रेस्टीज, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, तो ये तीनों के तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दीजिए, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हमारा 2024 क्लास 12 एनुअल एग्ज़ाम का जो हमारा PYQ है 1 से 70 तक पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ लिया। अब हम लोग वेरी शॉर्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमारा इसी के साथ ये लेक्चर होम साइंस का यहीं समाप्त होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भेजकर चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जैसे ही 12th का एग्ज़ाम आपका समाप्त होगा हम ग्रेजुएशन और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको पढ़ाएंगे। तो फिर आपका एक बड़ा सा टीम रहेगा, तो हमें भी पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।